हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स पार्ट चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था। अब उसी के बेसिस पे हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 13.2 हमारे पास आ रही है। लेट अस स्टार्ट। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर 13.14। एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के अकॉर्डिंगली लेफ्ट टू राइट जा रही है और वर्टिकली डाउनवर्ड है जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट विल बी। हमसे फोर्स की डायरेक्शन पूछी गई है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जब मूव करता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही मौजूद है, तो इसीलिए फोर्स बनेगी जो हम लोगों ने कल स्टडी आउट किया था। चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था। उस रूल के अकॉर्डिंगली क्या था कि हमें अपनी फोर फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन बताती थी मैग्नेटिक फील्ड का, जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन बताती थी आप लोगों के किस चीज का, डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर आप लोग इसको चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और जो थंब का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बताता था फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब देखिए, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की जो दो फिंगर्स हैं और थंब को स्ट्रेच करेंगे, जो डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है उस चीज के अकॉर्डिंगली क्या आंसर बनेगा। सबसे पहले तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो जो आपकी फोर फिंगर है वो आप अपने सामने रखेंगे, लेफ्ट टू राइट वो मूव करनी चाहिए। उसके बाद जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, जैसे हमने लोगों ने पढ़ा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो यानी कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और अगर इलेक्ट्रॉन लाइक दिस ऐसे आ रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो जो करंट होगा वो उसके ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट मतलब इट विल बी लाइक दैट। तो हमें जो अपनी मिडल फिंगर है वो किस तरीके से करनी है, वो इस तरीके से करनी है कि जो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर बन जाए। तो जो थंब है वो आप लोगों का किसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो थंब आप लोगों का स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहा होगा। यानी कि जो आप लोगों का फोर्स लगने वाला है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो उस प्लेन के अंदर लगेगा जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्योंकि अभी आप लोगों ने बुक खोली हुई है, तो बुक के अकॉर्डिंगली आपका जो पेज है वो इलेक्ट्रॉन के लिए प्लेन का काम करेगा। तो उस हिसाब से जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन है और जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है उस फोर्स की डायरेक्शन आएगी इनटू द पेज, पेज के अंदर। यस, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बनेगा। ध्यान से सुनिए बात को दोबारा, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आप लोगों का डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। और अगर आप एक नॉर्मली भी अपनी फिंगर्स को ओपन करते हो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली, और आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपनी जो करंट वाली फिंगर थी उसको रिवर्स कर दिया, तो ऑटोमेटिकली है जो थंब है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और वो इनटू द पेज बन के आती है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन इज डी। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास ब्लू लाइनिंग के। लेट अस डू देम।
Which of the following property of a proton can change when it moves freely in a magnetic field? आपके पास कहता है एक प्रोटॉन है और वो मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव कर रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो प्रोटॉन की चेंज हो जाएगी? और कहते हैं कि यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। मास, स्पीड, वेलोसिटी या मोमेंटम। देखिए प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो यानी कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो हमने पढ़ा है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। तो इस फोर्स की वजह से जो इसका वेलोसिटी है यानी कि डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी आएगा ही आएगा। मास में कोई चेंज नहीं आता है, ना ही स्पीड में कोई चेंज आता है, लेकिन वेलोसिटी यानी कि जो डायरेक्शन है वो मूव करने की बदल जाएगी। अब मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू पी। अब अगर वेलोसिटी बदल गया तो ऑटोमेटिकली है मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ऑप्शन डी भी आप लोगों का यहाँ पर टिक लगेगा। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही आंसर में जाएंगे, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, और ये हमारा आंसर आएगा। चलिए उसके बाद करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। एक्टिविटी 13.7 में हाउ डू यू थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड ए बी विल अफेक्टेड इफ करंट इन रोड ए बी इज इंक्रीज? अगर करंट ए बी में इंक्रीज हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कैसे अफेक्ट होगी? और अगर स्ट्रॉन्गर होर्सशू मैग्नेट यूज कर लिया फिर, और अगर लेंथ बढ़ा दी फिर कैसे इंक्रीज चेंज होने वाली है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो मतलब हम लोगों को ये तीन फैक्टर्स पे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो जब करंट एबी में इंक्रीज हो जाएगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करते हो तब उससे भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा, और जब लेंथ बढ़ जाती है एबी की तब भी जो है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एक्चुअली, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, और अगर थीटा 90 डिग्री का है तो साइन थीटा 1 हो जाता है, तो इसलिए बी आई एल इज द फॉर्मूला। बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई स्टैंड्स फॉर करंट एंड एल स्टैंड्स फॉर लेंथ। तो जब देख सकते हो आपकी एफ जो है वो तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा दिया, करंट भी बढ़ा दिया और लेंथ भी बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिकली है तीनों के बढ़ने से एफ इंक्रीज होगा और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, उसको वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। अगेन हमारे पास एक इमेजिनेशन क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आपको पता है ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है? वेस्ट की तरफ चार्ज मूव कर रहा है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो करंट की डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे जाता जाता नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, तो यानी कि जो फोर्स लग रही है वो नॉर्थ साइड लग रही है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दें कि क्या होगी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करें, स्ट्रेच कर लें अपनी फिंगर्स को तीनों को। अब जो अगर हम लोग अपने रूम को अपना डायरेक्शन मान ले तो आपको ये करना बहुत आसान हो जाएगा। रूम के अकॉर्डिंगली आपके सामने वाली वॉल को मान लो नॉर्थ है, बैक साइड साउथ है, और लेफ्ट साइड वेस्ट है और राइट साइड ईस्ट है। अब आपने तीनों फिंगर को स्ट्रेच कर लिया, जो थंब है वो आपके सामने वाली वॉल पे कर दो, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो नॉर्थ साइड की तरफ है। जो करंट है वो कहाँ पे जा रहा है? वो आपका जा रहा है वेस्ट की तरफ। तो जो यानी कि मिडिल फिंगर है आपकी वो अभी किसकी तरफ इशारा कर रही है? वो ऊपर की तरफ इशारा कर रही होगी। लेकिन अपने हाथ को रोटेट करें इस तरीके से कि जो आपकी फिंगर है वो किसकी तरफ इशारा करे? वो इशारा करे आपके राइट सॉरी लेफ्ट साइड की वॉल पे। बिल्कुल, अगर आपने इस तरीके से सही अपनी फिंगर्स को घुमा लिया तो फिर आप लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब
अगर आप ध्यान से देख रहे हो, आपका थंब सामने वाली बॉल पे है, आपकी मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड को कर रही है, तो आपकी जो फोर फिंगर है वो आप लोग देख रहे होंगे कि वो अपवर्ड ऊपर की तरफ इशारा कर रही होगी, फोर फिंगर अपवर्ड जा रही होगी। तो यानी कि जो फर्स्ट फिंगर है, फोर फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो राइट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज अपवर्ड। जी हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन सही जवाब आपको मिलेगा। तो देख सकते हो आप कि आप अपनी अगर फिंगर्स को सही यूज करते हो तो यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और इवन करंट। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। मेडिसिन में मैग्नेटिज्म का रोल। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। Even weak ion currents that travel along the nerve cells in our body produce magnetic field. हमारे nerve cells में जो बहुत ही weak current flow करता है वो भी magnetic field बनाता है। When we touch something, our nerve carry an electric impulse to the muscles we need to use. जब हम लोग किसी भी चीज को टच करते हैं तो हमारी नर्व जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो लेके जाती है मसल्स की तरफ, जिसको हमें यूज करना होता है। जैसे आप लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये चीज आती है, आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तो आपको पता कैसे चलता है कि वो गर्म है या ठंडी है? वो इसी चीज से पता चलता है कि हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं बॉडी में, और वो सेंसर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू उन सिग्नल्स को आगे पास ऑन करते हैं। दिस इम्पल्स प्रोड्यूसेस अ टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है तो उससे एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। These fields are very weak and are about 1 billion of Earth's magnetic field. ये बहुत ही कमजोर फील्ड होते हैं और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का 1 बिलियंथ पार्ट ही होते हैं। Two main organs in human body where the magnetic field produces significant are heart and brain. हार्ट और ब्रेन बॉडी के दो वो मेन ऑर्गन्स है जिनमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसका इंपॉर्टेंस होता है। The magnetic field inside the body forms the basis of obtaining the images of different body parts. बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की इमेजेस को बनाने में काम आती है। दिस इज डन यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसको यूज किया जाता है टेक्निक के थ्रू जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, MRI। एनालिसिस ऑफ दीज इमेजेस हेल्प इन मेडिकल डायग्नोसिस। इनका एनालिसिस किया जाता है इन इमेजेस का, जिससे कि कोई अगर प्रॉब्लम है बॉडी में तो वो हमें पहचानने में हेल्प मिलती है। मैग्नेटिज्म हैज दस गॉट इम्पोर्टेंट यूजिंग मेडिसिन। तो मैग्नेटिज्म का मेडिसिन के एरिया में भी बहुत बड़ा रोल है। आपको सिर्फ यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, तो दो मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, हार्ट एंड ब्रेन, और एक MRI का फुल फॉर्म याद रखना है। अदरवाइज यहाँ से भी तो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग घूमने वाला डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। Electric motor is used as an important component in electric fans, refrigerators, mixer, washing machines, computers, MP3 players, etc. इलेक्ट्रिक मोटर को यूज किया जाता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक फैन, आपके पंखे आ गए, आपके फ्रिज आ गया, मिक्सर्स आ गए, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर। मतलब जहां पे भी घूमने वाला कोई भी सिस्टम मिल रहा है वहां पे आपको इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। डू यू नो दैट हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स? क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है? एन इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन इन फिगर 13.15। इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है 13.15 में, कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यहाँ पे ABCD एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की ये एक कॉइल है। The coil is placed between two poles of a magnetic field such that arms AB and CD are perpendicular to the direction of a magnetic field.
कॉइल को आपने नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में रखा है और इस तरीके से रखा है कि जो ए बी और सी डी है वो इसके साथ परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। आप देख सकते हो, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड एन टू एस होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं और जो कॉइल का ए बी और सी डी पार्ट है वो परपेंडिकुलर है इन लाइंस के साथ। The ends of the coil are connected to the two halves P and Q of a split ring. जो कोयल के एंड्स हैं, जो कोयल के एंड एक तो A हो गया और एक D हो गया है, वो कनेक्ट किए हुए हैं स्प्लिट रिंग P और Q के साथ। आप देख सकते हो P और Q की ये जो रिंग्स आपको दिख रही होगी और बीच में गैप है, इसी वजह से इनको स्प्लिट रिंग हम लोग बोलते हैं। The inner sides of these halves are insulated and attached to an axle. पी और क्यू की जो अंदरली साइड्स हैं उनको इंसुलेट किया हुआ है ताकि करंट यहां से पास ना हो, और ये कनेक्ट की गई है एक एक्सिल के साथ। The external conducting edges of P and Q touch two conducting stationary brushes X and Y respectively as shown in figure. P और Q का जो आउटर पार्ट है वो कंडक्टिंग है, अंदर वाला तो हम लोगों ने इंसुलेटेड कर दिया, लेकिन बाहरले वाला कंडक्ट होता है यानी कि यहाँ से करंट पास हो सकता है। और ये आपने कनेक्ट किए हैं कार्बन के ब्रशेस के साथ, लिखा हुआ है स्टेशनरी ब्रशेस एक्स वाई, तो ये ब्रशेस है और स्टेशनरी मतलब ये मूव नहीं करेंगे, इनकी जगह फिक्स है। Current in the coil ABCD enters from the source battery through conducting brush X and flows back to the battery through brush Y. तो अब करंट को जब पास करना है तो वो कैसे पास करेगा, ये आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया X के साथ और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया Y के साथ, तो X से जो करंट है वो यहाँ पे किसके पास जाएगा, आप लोगों की कॉइल के अंदर ए बी सी डी और वाई के थ्रू वो जो करंट है वो वापस फ्लो बैक हो जाएगा। नोटिस दैट द करंट इन आर्म ए बी ऑफ द कॉइल फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, और जो करंट है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो पहले ए से बी में जा रहा है। जब हमने देखिए डिस्कस करते हैं कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो यहाँ से करंट गया और यहाँ से जो करंट है वो ए से बी जा रहा है, लेकिन जब सी और डी की बात करोगे तो वो सी से डी आ रहा है, तो यानी कि ए बी और सी डी में जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गई है। ओके, इन इन आर्म सी डी इट इज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू डी, तो जो बात कर रहे थे सी से डी में जो करंट है वो सी टू डी आएगा, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आर्म ए बी, जो कि करंट ए बी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। On applying Fleming's left-hand rule for the direction of force on a current carrying conductor in magnetic field, अब हम लोगों ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है ताकि हम लोग ये देख सके कि ए बी और सी डी पे फोर्स कैसे लगेगी। We find that the force acting on arm AB pushes us downward. हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा थंब है वो ए बी के लिए डाउनवर्ड शो करेगा, तो यानी कि जो ए बी वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, while the force acting on arm CD pushes it upward, लेकिन जो फोर्स CD के तरफ लग रही है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करेगी। और वो समझना बहुत आसान है, देखिए ए बी और सी डी में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो फिर आपको पता है कि अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाता है। अगर ए बी डाउनवर्ड जा रहा है तो फिर सी डी को कहां पे जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। Thus, coil and axle mounted free to turn about an axis rotate anti-clockwise. और इस डायग्राम के हिसाब से और इस डायरेक्शन के हिसाब से जो हमारी कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज का टर्न लेगी। देखिए ए बी नीचे की तरफ जा रहा है, सी डी ऊपर की तरफ, तो यानी कि इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो ये आपका कौन सा मोशन बन गया है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन बन गया है, और यही इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है। ओके जी, उसके बाद एट हाफ रोटेशन, जैसे ही हाफ रोटेशन हो जाता है Q मेक्स कॉन्टैक्ट विद ब्रश X एंड P विद ब्रश Y, तो यहाँ पे कनेक्शन ही चेंज हो जाते हैं। जैसे हमें पता है कि P और Q तो मूव कर सकते हैं लेकिन X और Y स्टेशनरी थे, तो जैसे ही CD और AB मूव किया तो CD क्या हो गया, अब CD जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गई और AB नीचे की तरफ मूव किया, तो AB जो है वो कनेक्ट हो गया A वाला पोर्शन Y के साथ, और जो CD का D पोर्शन है वो कनेक्ट हो गया X के साथ।
क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ए और डी के कनेक्शन इंटरचेंज हो गए हैं? बिल्कुल, हम लोग यही कहेंगे, क्योंकि ए और डी कनेक्शन है पी और क्यू के साथ, तो जब रोटेट होगा तो पी और क्यू की पोजीशन चेंज होगी, तो उससे ऑटोमेटिकली है ए और डी की पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि हाफ रोटेशन पे पी और क्यू के जो पी कॉन्टैक्ट पहले हो रहा था एक्स के साथ और क्यू हो रहा था वाई के साथ, लेकिन हाफ रोटेशन होने के बाद ये चीज पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगा, क्यू का एक्स के साथ और पी का वाई के साथ कनेक्शन हो जाएगा। Therefore, current in the coil gets reversed and flows along the path DCBA, और करंट के पाथ भी चेंज हो जाएगा। देखिए पहले पाथ क्या था, ए से बी, बी से सी से डी, डी, लेकिन अब रिवर्स हो गया है, डी सी बी ए। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो डी से सी से बी और बी से ए आएगी। पहले करंट का डायरेक्शन ए से बी था, बी से सी था और सी से डी था। A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called a commutator. Very important. तो जो डिवाइस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है एक सर्किट में, उसे हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। In electric motors, the split ring act as commutator. इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो स्प्लिट रिंग होती है वो कम्यूटेटर की तरह एक्ट करती है। The reversal of current also reverses the direction of a force acting on two arms AB and CD. जैसे हम पहले भी डिस्कस कर ही रहे थे कि अगर करंट रिवर्स हो जाता है तो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो पहले जो AB था वो कैसे मूव कर रहा था, यहाँ पे ए बी मूव कर रहा था डाउनवर्ड और सी डी मूव कर रहा था अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे करंट ए से बी था और यहाँ पे करंट सी से डी था। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे करंट बी से ए जा रहा है और करंट डी से सी जा रहा है। तो ए बी जो पहले नीचे की तरफ मूव कर रही थी अब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, सी डी पहले ऊपर की तरफ मूव कर रही थी अब ये नीचे की तरफ मूव करेगी। और वही चीज उन्होंने लिखी हुई है, ये देखिए, Thus the arm AB of the coil that was earlier pushed down, जो पहले नीचे जा रहा था AB is now pushed up, अब वो ऊपर की तरफ जाएगा, and CD arm previously pushed up is now pushed down, और जो CD arm है जो पहले ऊपर जा रही थी अब वो नीचे जाएगी। और ये सारे का सारा as per Fleming लेफ्ट हैंड रूल ही हो रहा है। Therefore the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction. तो इसका मतलब कॉइल और एक्सेल जो है वो आधा टर्न और घूम जाएगा इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगेन एंटी क्लॉकवाइज, हाफ में भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ और नेक्स्ट हाफ में भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन होने के बाद पी और क्यू की पोजीशन चेंज होना ही है। तो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, giving rise to continuous rotation of the coil and to the axle। और इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सिस्टम में जो कॉइल है या फिर जो आपकी मोटर है वो रनिंग करती रहेगी। कमर्शियल मोटर यूज, जो हम लोग कमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए मोटर यूज करते हैं उनमें एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हो परमानेंट मैग्नेट की जगह पर। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, जो कॉइल हम लोग यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा टर्न्स होती हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड, और जिसके ऊपर हमने अपनी कॉइल को वाउंड करना है वो एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, क्योंकि वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वाउंड प्लस द कॉइल इज कॉल्ड एन आर्मेचर। आर्मेचर दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो सॉफ्ट आयरन कोर जिसके ऊपर आपने कॉइल को वाउंड किया है, प्लस द कॉइल और कॉइल, तो यानी दोनों चीजों को मिला के हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। दिस इनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर, ये पावर की जो मोटर की पावर है उसको इंक्रीज कर देता है, उसकी क्षमता बढ़ा देता है, काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर आप लोगों का खत्म हुआ। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। स्टेट फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताइए। तो क्या रूल था, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर किसकी, ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट
दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। इन सच केस, तो ऐसे केस में द फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर जो पहली फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। मिडिल फिंगर विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन बताएगी। एंड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, और यू कैन से ऑन द करंट। और जो थंब है वो फोर्स या फिर आप लोगों का क्या बताएगा, वहां पे मोशन बताएगा कि किस डायरेक्शन में ये होने वाला है। तो इस तरीके से फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल काम करता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? अभी हम लोगों ने पढ़ा है व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं परपेंडिकुलर, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, ये रोटेट करना शुरू कर देती है। और यही इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है। दोबारा सुनिए, अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे परपेंडिकुलरली, तो वहां पे उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स से वो रोटेट करना शुरू कर देती है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या रोल है? बड़ा आसान है, अभी हम लोग जस्ट अभी 2 मिनट पहले डिस्कस करके हटे हैं। स्प्लिट रिंग का काम क्या है कि वो यहाँ पे कम्यूटेटर की तरह काम करता है। अब व्हाट इज कम्यूटेटर? कम्यूटेटर का काम क्या है? कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कम्यूटेटर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता है, यही यहाँ पे इस चीज का स्प्लिट रिंग का काम है। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक मोटर वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।